नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में हमने प्राकृतिक अधिकार की बात की थी और हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में प्राकृतिक अधिकार जो लॉ के प्राकृतिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि लॉ जिस प्राकृतिक अधिकार की बात करता है वह 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। एक चीज मैं और यहां स्पष्ट कर दूं कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में जब अनुबंध हो रहा है तो अनुबंध इसलिए हो रहा है कि वह इस प्राकृतिक अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखे। यानी इस अनुबंध के बाद इस प्राकृतिक अधिकार में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है या उसमें कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। चाहे हम हॉब्स के अनुबंध की भी बात कर लें, वहां भी जीवन जीने का अधिकार उसका सुरक्षित है। और जब हम लॉक के इन प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं और जब अनुबंध की आगे चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि वह जब अनुबंध कराता है तो उसके ये तीनों अधिकार उसी रूप में अक्षुण्ण बने हुए हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन के अधिकार की बात जब लॉक करता है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि यदि जीवन नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं। सारी व्यवस्था, सारी संरचना, चाहे वो हम प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हो या जो भी हम कृत्रिम संरचना बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं। आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि हम अपना और अपने आसपास के परिवेश का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का जीवन बचा सकें, हम और आगे के लिए, कठिन समय के लिए अपनी तैयारी कर सकें और इस जीवन को और ज्यादा मजबूती के साथ ले जा सकें। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो वो सारे विकास, सारी अवधारणाएं, सारा जो हमने ये विकास के तमाम जो आयाम खड़े कर रखे हैं वो सारे अपने आप में निरर्थक हो जाते हैं। और इसलिए जीवन महत्वपूर्ण है और कोई भी चीज इसी जीवन के इर्द गिर्द है। दूसरी बात, जब लॉक व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता भी यहां महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से लॉक व्यक्ति के विवेकशीलता और उसके नैतिक कर्ता होने की बात करता है, और ये जो स्वतंत्रता है वह उसको नैतिक बनाने में सहायक है। वाइस वर्सा, व्यक्ति की नैतिकता उसे स्वतंत्र बनाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे नैतिक बनाती है। यदि ये स्वतंत्रता नहीं होगी, यदि वो परतंत्र होगा तो वह इथिकल भी नहीं हो सकता, नैतिक भी नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम लोग बेड़ियों में यदि जकड़े रहेंगे तो हम एक स्वतंत्र नहीं है, और जब स्वतंत्र नहीं है तो हम उस रूप में हम नैतिक रूप से सोच भी नहीं सकते। हम तमाम तरह के, यदि हम, आप देखिए कि भारतीय स्वाधीनता में हम में जब जो हिंसा है या जो अन्य सारी चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता को पाना चाहते हैं। और स्वतंत्रता की छटपटाहट इसलिए है क्योंकि वह हमें हमारी नैसर्गिक गुणों को, हमारी नैतिकता को हम आत्मसात कर सकें, हम और अपने गुणों को विकास कर सकें। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वह उसके अंतर्निहित गुणों को, उसकी क्षमताओं को आत्मसात करने का, उस व्यक्ति को नैतिक बनाने का एक कारण है, एक आधार है। इसलिए स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है।
जो अवधारणा है वो है संपत्ति की अवधारणा। यहां संपत्ति एक नई बात है और एक विशेष कारण से संपत्ति की अवधारणा को भी लॉक ले आता है। हम सभी जान रहे हैं कि व्यक्ति कुछ अपनी नैसर्गिक क्षमताओं के साथ जन्म लेता है या उसके पास, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ उसकी नैसर्गिक क्षमताएं हैं और उन नैसर्गिक क्षमताओं के साथ व्यक्ति कुछ मूल्य पैदा करता है, कुछ वैल्यू क्रिएशन करता है। कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा किसान हो सकता है। यह उसकी नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है। एक ही पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। तो हर किसी की अपनी क्षमता है। यदि हम महाभारत की भी बात करें तो 5 पांडव थे, तो कोई उसमें गदाधारी था, तो कोई अर्जुन की तरह धनुर्धारी था, कोई युधिष्ठिर की तरह धर्म की बात करता था। तो सबके अपने अपने गुण थे और सब अपने गुणों से अपनी पहचान पाते थे। शायद कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई गुण ना हो। तो सभी अपने कुछ नैसर्गिक गुणों के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ अपने अस्तित्व को प्राप्त करते हैं और इन नैसर्गिक गुणों को इस स्वतंत्रता के साथ वास्तव में हम उसका साक्षात्कार करते हैं और उसकी परिणति, जो हम कह सकते हैं कि उसका कल्मिनेशन, जो उसकी अंतिम जो उसका स्वरूप है, हम इस स्वतंत्रता के द्वारा ही उसको आत्मसात करते हैं। जब उन गुणों को आत्मसात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि आप अच्छा किसान हो सकते हैं, खेतिहर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एनीथिंग। हम जब अपने बगीचे में कोई चीज लगाते हैं तो हम उसको रोज देखते हैं, उसके निराई गुड़ाई करते हैं, बागवानी करते हैं, या हम पेंटिंग करते हैं। कोई बढ़िया पेंटर हो सकता है। कैनवास पे हम जब कोई रंग उकेरते हैं, तो जब हम रंग उकेरते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने पूरी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को उसमें आरोपित करते हैं। जब हम खेती करते हैं तो हम उसमें अपने व्यक्तित्व को आरोपित करते हैं। जब हम अपने उन पौधों से बात करते हैं तो हम उसमें अपना पूरा व्यक्तित्व देखते हैं। पूरा जो भी हम जो काम करते हैं कुल मिलाकर के, हाँ, यदि हम अपने गुणों के, अपनी क्षमताओं के आधार पर काम कर रहे हैं तो हम अपने पूरे व्यक्तित्व को उसमें आरोपित करते हैं। और जब पूरे अपने व्यक्तित्व को आरोपित करते हैं तो उस व्यक्तित्व के आरोपित करने से जो मूल्य बनता है, वह मूल्य भी प्राकृतिक है। यानी जो भी वैल्यू क्रिएशन है, मैं एक और सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। मैं बार बार ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक कैनवास ले लें और उस पे यदि मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। वो शायद किसी गैलरी में भी नहीं लगेगा, हो सकता है कि हमारे घर के किसी कोने में पड़ा रहे। लेकिन उसी कैनवास पर जब कोई बहुत बड़ा कलाकार जब उस पर कोई रंग उकेर देगा, वही ब्रश, वही रंग, वही कैनवास, तो उसका मूल्य लाखों, करोड़ों या और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जो अंतर है, कैनवास वही है, रंग वही है, ब्रश वही है, सब कुछ है, लेकिन जो अंतर पैदा हुआ वह व्यक्ति के उस गुण के कारण, व्यक्ति की उस नैसर्गिक क्षमता के कारण हुआ। कोई अच्छा किसान है, वह उसी खेत के टुकड़े में अपने इनोवेटिव तरीके से, अपने नवोन्मेषी तरीके से कई गुना उत्पादन कर सकता है अपेक्षाकृत जो कि एक सामान्य रूप से कोई उत्पादित करता है। तो ये जो अतिरिक्त जो पैदा कर रहा है, जो मूल्य पैदा हो रहा है, वो वास्तव में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है, मूल्य है। और यही मूल्य जो है वह संपत्ति
के रूप में लॉक कहता है कि व्यक्ति का नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार है। और इस आधार पर हम आगे भी जब देखेंगे इस चीज को तो समझने की कोशिश करेंगे। इस आधार पर वह इस संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में देखता है, नेचुरल राइट, जो कि इसकी स्वतंत्रता के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, उसकी नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ। व्यक्ति अच्छा कलाकार बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, यदि हम अपने उस क्षमता के उसको दबा दें तो कलाकार नहीं हो पाएगा, वो अपने गुणों का विकास नहीं कर पाएगा और इसलिए वो हमेशा कुंठित भी रहेगा, तो वो नैतिक भी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के इन गुणों का संवर्धन करके हम उसको नैतिक बनाते हैं, उसको स्वतंत्रता प्रदान करके उसको नैतिकता देते हैं और इस रूप में वह अपना योगदान दे पाता है। तो यहां पर वह इस जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि स्वतंत्रता और संपत्ति जो है वह उदारवाद के मूल सिद्धांतों का आधार है। जिस हम उदारवाद की संकल्पना को आज देखते हैं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो चिरसम्मत उदारवाद की अवधारणा है, वह इस स्वतंत्रता और संपत्ति और जीवन के इस आधार पर ही टिकी हुई है। तो निश्चित तौर पर हम इस रूप में लॉक को उदारवाद का जनक भी मानते हैं, या उदारवादी सिद्धांत की जो प्रकल्पना लॉक के इन सिद्धांतों के द्वारा हम निकालते हैं या देखते हैं वो सामने आती है। तो इस रूप में वह प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों का चित्रण प्रस्तुत करता है। इस प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान रूप से, स्वतंत्रता और समानता इस प्राकृतिक अवस्था में, कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि हॉब्स के भी चिंतन में व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में बराबर है, यानी समानता की बात हॉब्स भी कर रहा है, लेकिन वह अंततः अनुबंध के बाद उस निरंकुश संप्रभुता का निर्माण कर रहा है। वहां उसके लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लॉक के चिंतन में, लॉक की दृष्टि में, लॉक के दर्शन में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों की जो भूमिका है वो उसके चिंतन में दिखाई देती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति की जो विवेकशीलता है उसे जो नैतिक कर्ता के रूप में बनाती है, और वह उस विवेकशीलता और नैतिकता के आधार पर इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक जो कानून है, उन कानूनों के आधार पर जो कि स्वतंत्रता और समानता का है, उसमें वह एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग, शांति और सद्भाव के साथ रह रहा है। उसका एक स्वाभाविक अच्छाई है, मनुष्य की जो स्वाभाविक अच्छाई है, स्वाभाविक गुण जो उसकी अच्छाई में निहित है, उसकी नैतिकता में निहित है, वो उस प्राकृतिक अवस्था को वह और अच्छा बना रहा है। व्यक्ति नैतिकता के नियमों से बंधा है, प्राकृतिक कानून नैतिकता के नियमों से बंधा है और वह उन नैतिकता के नियमों की अवहेलना नहीं कर रहा है। फिर एक बड़ा प्रश्न यह आता है, जैसा मैंने बार बार कहा कि जब प्राकृतिक अवस्था लॉक की इतनी अच्छी है, मनुष्य स्वभावगत प्रेम से रह रहा है, सद्भाव से रह रहा है, परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रह रहा है, वो विवेकशील भी है, वह नैतिक भी है, वह स्वतंत्रता और समानता के साथ रह रहा है, तो आखिर इस अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि वो इतना ही अच्छा था तो अनुबंध क्यों जरूरत पड़ा? अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? हॉब्स में तो
इसलिए अनुबंध की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था गड़बड़ थी, उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए अनुबंध की बात करता है। लेकिन लॉक, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लॉक हॉब्स की तरह उतना तार्किक नहीं दिखाई देता है। तो यहां पर अनुबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इस अनुबंध के बारे में अपने अगले जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार से सामाजिक अनुबंध की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुझाव आमंत्रित है।